प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। आप देख रहे हैं लक्ष्यकार सर हिंदी वाले यूट्यूब हिंदी शिक्षण चैनल और मैं हूं श्रवण कुमार लक्ष्यकार। आइए आज अपन देखते हैं कक्षा 12 हिंदी अनिवार्य और कक्षा 12 हिंदी अनिवार्य की पाठ्य पुस्तक आरोह और आरोह के पद्य भाग में अपन देखते हैं आज एक बहुत ही मशहूर कहानी है नमक और इस कहानी की लेखिका है रजिया सज्जाद जहीर। रजिया सज्जाद जहीर, ये रजिया सज्जाद जहीर इन्होंने एक बहुत अच्छी कहानी लिखी है। ये नमक एक कहानी है देशभक्ति से ओतप्रोत और इस कहानी के जो लेखिका है रजिया सज्जाद जहीर, इसका परिचय अपन देखते हैं। परिचय में सबसे पहले अपन देखते हैं इनका जन्म हुआ था 15 फरवरी 1917। 15 फरवरी 1917, स्थान अजमेर राजस्थान और इनकी रचनाएं जर्द गुलाब। इनकी रचनाएं, एक रचना इनकी जर्द गुलाब, ये कहानी संग्रह है, उर्दू कहानी संग्रह। और इनको जब साहित्य में काम करते हैं तो खूब सारा सम्मान मिलता है, पुरस्कार मिलता है। तो इनको जो सम्मान मिला था वो है सोवियत भूमि नेहरू पुरस्कार, उर्दू अकादमी पुरस्कार उत्तर प्रदेश और 18 दिसंबर 1979, 18 दिसंबर 1979 के दिन आपका निधन हो गया था। आपकी जो कहानी है नमक, इस कहानी के बारे में, ये बड़ी महत्वपूर्ण कहानी है, बड़ी अच्छी कहानी है और परीक्षा की दृष्टि से आप इसको जरूर तैयार कीजिएगा। कहानी की पृष्ठभूमि कुछ ऐसी होती है, आप लोगों को जानकारी होगी कि अपना देश 1947 को आज़ाद हुआ था और 1947 को जब आज़ाद हुआ था तो अपने देश के लगभग वैसे 2 टुकड़े हुए थे उस समय। कितने टुकड़े हुए थे? भारत और पाकिस्तान। तो जिस समय अपना देश आज़ाद हुआ था उस समय देश की स्थिति जो थी वो यहाँ से लेकर ये पूरा क्षेत्र और यहाँ से लेकर ये बांग्लादेश वगैरह, ये सारा ये पूरा भारत का क्षेत्र था। यानी भारत के अंदर पाकिस्तान भी भारत का हिस्सा था, बांग्लादेश भी भारत का हिस्सा था। ये विस्तृत विशाल भारतवर्ष था। तो 1947 को जब अपना देश आज़ाद हुआ, भारत के 2 टुकड़े हुए, तो यहाँ पर एक लकीर खींच दी गई। कहाँ पर? ये लकीर कश्मीर, पंजाब, राजस्थान और गुजरात के कच्छ से होते हुए ये जो लकीर है, ये क्या बन गया? पाकिस्तान बन गया। क्या बन गया? और इसी प्रकार यहां पर ये पूर्वी पाकिस्तान बन गया। पूर्वी पाकिस्तान, पूर्वी पाकिस्तान का मतलब था तो नाम तो पाकिस्तान ही था, पर पाकिस्तान के 2 हिस्से बन गए, उत्तरी ये पश्चिमी पाकिस्तान और पूर्वी पाकिस्तान। बाद में पूर्वी पाकिस्तान को पाकिस्तान से युद्ध करके आज़ाद करवाया गया, फिर वो बांग्लादेश बन गया। कहने का अर्थ है कि पूरा का पूरा पहले क्या था? भारत था। अब 1947 को जब अपना देश आज़ाद होता है, 1947 का दृश्य है और उस आज़ादी के दिनों के अंदर, आज़ादी के समय देश का जब विभाजन हुआ, जातीय आधार पर, धर्म के आधार पर हुआ। किसके आधार पर हुआ? जितने भी मुस्लिम थे उन्होंने कहा साहब हमें तो अलग दे दीजिए, तो मुसलमानों को पाकिस्तान दे दिया गया। मुसलमानों को क्या दे दिया गया? पाकिस्तान दे दिया गया। और हिंदुओं को क्या दे दिया गया? हिंदुस्तान। हिंदुओं के लिए अलग से नहीं, पर हिंदुस्तान जो था वो लोकतंत्र था। लोकतंत्र का मतलब प्रजातंत्र। यानी ऐसी स्थिति थी कि जो मुसलमान पाकिस्तान जाना चाहे, जबरदस्ती नहीं भेजा किसी को, जो जाना चाहे वो पाकिस्तान चले गए और जो नहीं गए वो यहीं पर रह गए। ठीक है। अब उस जमाने में पाकिस्तान के अंदर जितने भी हिंदू थे, पाकिस्तान में जितने भी हिंदू थे, अधिकांश हिंदू, सिख, वो सारे के सारे पाकिस्तान से विस्थापित होकर भारत में आ गए। यानी यहाँ से चलकर कहाँ आ गए? भारत में आ गए। और भारत से जो मुसलमान थे यहाँ से चलकर कहाँ चले गए? पाकिस्तान में चले गए अधिकांश। अब आप देखिए स्थिति को समझिए कि जब एक भरा बसा परिवार, पूरा का पूरा घर, जमीन जायदाद, धन दौलत, वो सब छोड़कर आपको कहे कि आपको यहाँ से 500 किलोमीटर दूर बसना है और जाना है। 1947 में जब साधन नहीं थे, गाड़ियाँ नहीं थी, बाइक नहीं थी, मोटरसाइकिल नहीं थी, मोबाइल नहीं थे, कुछ भी साधन नहीं थे, मुश्किल से एक आध कोई ट्रेन चलती थी। और ऐसी स्थिति में जब लोग पैदल के पैदल, कैसे? पैदल अपने सिर पर जितना वो सामान ले जा सकते थे, खाने पीने का, पहनने के मात्र कपड़े, ऐसी स्थिति में लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर, एक देश से दूसरे देश तक रवाना हो गए। बहुत ही भयानक मंजर था, बहुत ही दर्दनाक मंजर था। आपने गदर पिक्चर देखी है? नहीं देखी? गदर पिक्चर देखे? नहीं देखी तो आप गदर पिक्चर देखें। वो गदर पिक्चर का दृश्य हूबहू
बहुत अच्छा फिल्मांकन किया गया, सन्नी देओल की पिक्चर है। अब गदर पिक्चर देखिए, वो 1947 की किस प्रकार विभाजन हुआ था और किस प्रकार का दृश्य था। तो यहां से कुछ पाकिस्तान से जितने भी थे लोग, हिंदू करीब करीब हिंदू सिख वगैरह जितने भी थे, वो इधर हिंदुस्तान में आ गए और हिंदुस्तान से काफी मुसलमान चले गए थे, काफी पीछे बच गए। एक दृश्य तो था ये। अब इसके बाद में जो लोग पाकिस्तान से लाहौर, कराची, इस्लामाबाद वहां से भारत में आए, तो उनको मन में कसक तो रहती है। आज अपन कोई गांव छोड़ के आते हैं कि यार मेरा गांव वो है, मेरा जन्म वहां का है, सब होता है कि नहीं होता, कसक तो होती है। इसी प्रकार भारत से जो लोग चले गए थे, मुसलमान चले गए थे भारत से, लाहौर कराची में बस गए, तो उनके दिलों में भी तो आती है कि मेरा जन्म दिल्ली में है, मेरा जन्म लखनऊ में है, मेरा जन्म मेरठ का है। तो ये कुछ भावनात्मक जो रिश्ते होते हैं, जब विस्थापित हुए लोग, विस्थापन का मतलब होता है एक स्थान छोड़कर दूसरे स्थान पर रहना, ये विस्थापन कहलाता है। बिल्कुल पूरा का पूरा उठ जाना, पूरा का पूरा जमीन जायदाद घर बार छोड़कर दूसरी जगह चला जाना, विस्थापन। तो ये जो कहानी है, जो रजिया सज्जाद जहीद की कहानी है, ये उसी विस्थापन के ऊपर लिखी हुई है। उसी विस्थापन का जो दर्द, लोगों के मन में जो पीड़ाएं होती थी, लोगों के मन में उस जमीन के प्रति, लोगों के मन में उस अपनी मातृभूमि के प्रति जो भाव उस समय थे, कभी कभी उनकी याद आती थी, तो उसी पीड़ा को दर्शाता हुआ ये पाठ है, ये कहानी है। इस कहानी को आपको मैं समझाता हूं, जो पाठ का सार है, जो पाठ का सार है। कहानी शुरू होती है लखनऊ के आसपास। लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी, लखनऊ का एक परिवार, और उस परिवार में अड़ोस पड़ोस में एक सिख परिवार है और एक मुसलमानों का परिवार है। तो लखनऊ के आसपास की ये कहानी है। एक सिख परिवार होता है और सिख परिवार के पास में एक मुसलमान परिवार होता है। अड़ोस पड़ोस में रहते हैं, काफी दिनों तक बोलचाल नहीं होती। एक दिन अचानक, क्योंकि औरतों में होता है एक दूसरे के घर जाना आना, जान पहचान बढ़ाना, औरतों का एक गुण होता है जिसे अपन कहते हैं सामाजिकता। तो वो जो मुस्लिम औरत थी, वो एक दिन सरदार औरत जो थी उसके घर जाती है, सफिया के घर जाती है। सरदार औरत कौन थी? ये एक सरदार औरत होती है, उसको बीबी भी बोलते हैं, सिख बीबी है, इसके अंदर कोई नाम नहीं आया हुआ है। तो सफिया जो है, सफिया एक अधेड़ उम्र की औरत है। वो सफिया किससे मिलती है? सिख बीबी से मिलती है। अड़ोस पड़ोस में वगैरह होता है, मिलती है, परिचय होता है। ये सफिया कहती है कि आप तो बिल्कुल बहुत खूबसूरत हो, आप तो मेरी माँ की तरह हो, आप तो मेरी माँ की तरह हो, मेरी माँ भी ऐसी थी। इस प्रकार कुछ घरेलू बातें होती हैं। फिर बातें होती होती ये सफिया पूछती है कि आप कहाँ से हो, आप कहाँ के हो, आप खास यही के रहने वाले हो क्या? सिख बीवी कहती है कि अभी तो मैं यहाँ रह रही हूँ, पर मेरा वतन लाहौर है, पर मेरा वतन लाहौर है। जब देश आज़ाद हुआ था 1947 में, तब मैं वहाँ से छोड़कर यहाँ आ गई थी, मेरा वतन लाहौर है। यानी वतन का मतलब वो उसको मातृभूमि से लेती है। वतन का मतलब क्या लेती है? मातृभूमि से, कि मेरा वतन लाहौर है। इस प्रकार थोड़ी बातें करती है। इधर ये जो सफिया होती है, ये जो सफिया होती है मुसलमान, वो उसको कहती है कि आपको लाहौर से कुछ लाना है क्या? क्योंकि प्रेम हो गया, दोनों को आपस में बातचीत हो गई। इसने लाहौर की प्रशंसा की कि भाई मेरी मातृभूमि है, मुझे आज भी याद आती है, मैं वहाँ खेली कूदी उठी बड़ी हुई। और अचानक मुझे 1947 में जब देश आज़ाद हुआ, देश के टुकड़े हुए, तो मेरे पूरे परिवार को यहाँ आना पड़ गया नए सिरे से। मैं यहाँ पर बड़े आ गई, सब कुछ ठीक है, पर मुझे आज की भी किसी की याद आती है? लाहौर की याद आती है। तब ये सफिया हिंदुस्तान में बातें कर रही है। सफिया कहती है कि कुछ लाहौर से कुछ आपको लाना है क्या? तो वो कहती है कि लाहौर से कैसे, तुमने कैसे लगा? क्या मैं लाहौर जाऊंगी? सफिया कहती है कि मेरा भी पियर, मेरा भी वतन लाहौर है, मेरा भी वतन लाहौर है। ठीक है। अब वो सफिया नहीं, सफिया भारतीय होती है। सफिया का क्या होती है? भारतीय होती है। पर वो सफिया कहती है कि भाई मेरे बाकी परिजन, मेरे बाकी परिवार वाले, मेरे बाकी परिवार वाले कहाँ रहते हैं? लाहौर रहते हैं, पाकिस्तान रहते हैं। तो मैं
वहाँ जाऊँगी। सफ़िया कहती है कि मैं वहाँ जाऊँगी और तुम ज़रा कुछ लाना हो तो मुझे बता दो। तो अब ये सिख बीवी वो कहती है यदि तुम ला सको तो वहाँ से लाहौर का नमक लेके आ जाना, लाहौर का नमक लेके आ जाना। कितनी गहरी बात कही। नमक का मतलब अपन किसी का नमक खाते हैं, नमक का मतलब ये मातृभूमि से। नमक कहाँ से आता है? ज़मीन से। नमक कहाँ से आता है? तो वहाँ क्या नमक लेके आ जाना। सफ़िया ने कह दिया कि लेके आ जाऊँगी नमक। मतलब इसकी भावना कितनी बड़ी उस मातृभूमि के प्रति कि मुझे वहाँ से क्या चाहिए? नमक चाहिए। अब सफ़िया वहाँ जाती है अपने पीहर। सफ़िया कहाँ जाती है? अपने पीहर जाती है, लाहौर में जाती है। अब वहाँ लाहौर जाती है, 2-4 दिन रहती है। अब उसको वापस रवाना होना होता है, सफ़िया को वापस रवाना होना होता है। तो सभी जब बहन बेटी गांव जाती है तो भाई और क्या चाहिए तुझे, और क्या चाहिए, वो सामान लिया, वो सामान लगा, उसको लाना हो तो बता भाई। भाई पूछते हैं नहीं पूछते हैं? तो वो सफ़िया कहती है अपने भाई से कि भैया मुझे तो एक थैली नमक चाहिए, एक थैली नमक चाहिए लाहौर का। तो उसने कहा कि हिंदुस्तान में नमक नहीं है क्या? हिंदुस्तान में नमक नहीं है कि यहाँ से नमक ले जाकर क्या करेगी? क्या नहीं, मैंने कह दिया ना मुझे तो नमक चाहिए और मैं नमक ले जाऊंगी। उन दिनों नमक यहाँ से वहाँ ले जाना अवैध था। एक देश से दूसरे देश में नमक ले जाना अवैध था, कानूनी जुर्म था, उसके ऊपर रोक थी। जैसे ही नमक ने कहा तो नमक का कहा तो सफ़िया का जो भाई था पुलिस इंस्पेक्टर था, सफ़िया का भाई पुलिस में था, वो कहता है कि बहन क्या कर रही है, नमक ले जाना अवैध है, तुम्हें ये कस्टम वाले ले जाने नहीं देंगे। कस्टम वाले कौन? जो सीमा के ऊपर जो अफसर रहते हैं, चेक करते हैं कि वो तुम्हें कस्टम वाले नमक ले जाने नहीं देंगे, तुम्हें पकड़ देंगे। क्या नहीं भैया कुछ भी हो, मुझे तो नमक चाहिए, आप नमक ला के दो। भाई लेके नहीं आता है, वो चुपके से नमक मंगा देती है, क्यों बाजार में किसी से सब जगह मिलता था, नमक मंगा देती है। अब वो अपना सामान पैक करती है, अपना सामान पैक करती है तो दरवाज़ा बंद करके, पीर में देखो आप, दरवाज़ा बंद करके, और वहाँ पर एक फूल आई है, फल, वहाँ पर किन्नू की टोकरी मंगाई, किन्नू जो फल होते हैं वो मंगाई। और क्योंकि किन्नू यहाँ नहीं होते हैं तो अब वो सफ़िया जो पैकिंग करती है उस किन्नू की टोकरी में, सफ़िया जब पैकिंग करती है किन्नू की टोकरी में वो नमक रख देती है पैक करके। अब वो सामान भाई बाहर से उसको देखता है, भाई बाहर से देख लेता है, पर भाई जानता है कि बहन की वे क्या इनकी भावनाएं हैं। भाई फिर भी चेताता है कि एक तुम जानते नहीं, ये कस्टम वाले बड़े हरामी होते हैं, कस्टम वाले तुम्हारा सामान सब बिखेर देंगे, छितरे छितरे कर देंगे, एक एक कण कण कर देंगे, और वो पूरा ढूंढेंगे और तुम्हें ले जाने नहीं देंगे। क्या कोई बात नहीं भैया, नहीं ले जाएंगे तो उस समय जैसा मेरा भाग्य होगा मैं तो नमक ले जाऊंगी। क्यों ले जा रही थी नमक? किसके लिए? अपने सिख बीबी के लिए। वो नमक के बहाने एक संदेश देना चाहती थी, प्रेम संदेश देना चाहती थी, मातृभूमि का संदेश था ये। अब वो नमक लेके ये अपना सामान लेके रवाना होती है, और जैसे ही लाहौर रेलवे स्टेशन पर, पहले यहाँ पर एक रेल चलती थी, ट्रेन चलती थी, यहाँ पर है लाहौर, यहाँ पर क्या भाई लाहौर, यहाँ पर है अमृतसर, यहाँ पर क्या है, और यहाँ पर है एक अटारी, बॉर्डर के ऊपर एक स्थान है, क्या है अटारी, ठीक है। और अटारी के बिल्कुल यहाँ पर है वाघा, क्या है, उधर तो है वाघा और इधर है यहाँ पर अटारी। यानी भारत का लास्ट स्टेशन कौन सा है? अटारी। भारत का लास्ट स्टेशन कौन सा है? और पाकिस्तान का पहला स्टेशन कौन सा है? वाघा। अभी वर्तमान में वाघा है। अपन कहते हैं ना वाघा बॉर्डर, कहते हैं वाघा बॉर्डर, वास्तव में वो अटारी बॉर्डर है, उसको अटारी बॉर्डर बोलना चाहिए क्योंकि अटारी हमारा स्टेशन है, वाघा तो पाकिस्तान का है। तो यहाँ पर वो रेल चलती थी। अब यहाँ पर अमृतसर से जब वो रवाना होती है, बड़ी डरती है कि मेरा सामान चेक होगा, मेरा सामान चेक होगा। जैसे ही वो जाती है कहाँ पर? कस्टम के ऑफिस में, क्योंकि सामान तो चेक होना ही था। कस्टम के ऑफिस में जाती है, एक एक सामान बिखेरते हैं, देखते हैं। अब वो मन में विचार करती है, अब मैं पकड़ी गई तो क्या होगा, अब मैं पकड़ी गई तो चोर कहलाऊंगी, पकड़ी गई तो
चोर कहलाऊंगी, मेरे ऊपर हो सकता है ये पनिशमेंट डाल दे, मेरे ऊपर हो सकता है कुछ सजा कर दे, मुझे अक्ल के अखबार में आएगी, मेरी बदनामी होगी। मैं क्यों बदनामी मोल लूँ? वो सोचती है कि मैं क्यों बदनामी मोल लूँ, मैं नमक ही तो ले जा रही हूँ, ये कोई सोना चांदी थोड़ी है, नमक ही तो ले जा रही हूँ, मैं पूरी मैं सबके सामने ले जाऊँगी। वो सोचती है कि मैं सबके सामने ले जाऊँगी, मैं इस चोरी छिपे इस प्रकार नमक नहीं ले जाऊँगी। वो मन में विचार करती है, भाई सोना तो था नहीं, के उसने चोरी तो की नहीं, नमक ही तो था। अब वो विचार कर लेती, मन में दृढ़ कर लेती है कि मैं तो सबको कह के ले जाऊँगी। जैसे ही वो पुलिस वाला चेक करता है, कस्टम अधिकारी चेक करता है, कस्टम अधिकारी कौन था? पाकिस्तानी कस्टम अधिकारी, इसमें नाम नहीं है, पाकिस्तानी कस्टम अधिकारी जैसे ही उसको चेक करता है, चेक करने लगता है, सफिया उसमें से वो थैली निकालती है और वो कहती है कि इसमें ये नमक है और मैं इसको ले जा रही हूँ। वो पुलिस वाला आश्चर्य से कहता है कि ये क्यों ले जा रहे हो? कि मेरी एक अम्मा है, मेरी एक जो सहेली है, मेरी जो अम्मा है, उसने लाहौरी नमक मंगाया है, उसने लाहौरी नमक मंगाया है। वो है लाहौर की, वो कहाँ की है? लाहौर की है, लाहौर उसका वतन है, उसने ये नमक मंगाया है। जब मैंने पूछा कि भाई क्या मंगाना है, तो उसने नमक मंगाया और मैं उसके लिए नमक ले जा रही हूँ और मैं ये ले जाना चाहती हूँ। कस्टम अधिकारी चौंक गया कि ले जाता तो सोना ले जाती, चांदी ले जाती और कोई चीज़ ले जाती। नमक आज भी 10 रुपये किलो की थैली है, तो 1947 में तो फ्री मिलता था, फ्री मिलता था, ज़्यादा महंगा भी नहीं था, कुछ नहीं। तो वो एकदम आश्चर्यचकित हो जाता है। वो कस्टम अधिकारी उसको कहता आप रखिए, आप इसको रखिए, मैं भी दिल्ली से हूँ। क्या कहा उसने? मैं भी दिल्ली से हूँ, यानी मेरा वतन दिल्ली है। यानी जब देश आज़ाद हुआ था, जब देश आज़ाद हुआ था तब वो दिल्ली से उधर चला गया था, दिल्ली से पाकिस्तान चला गया था। अब वो लाहौर में पाकिस्तान का जो इंस्पेक्टर बन गया, पुलिस वाला बन गया, तो वो कहता है आप तो नमक रखिए, मैं भी दिल्ली से हूँ, और जाते समय जब जाओ तुम दिल्ली तो जामा मस्जिद की सीढ़ियों को मेरा सलाम कहना, जामा मस्जिद की सीढ़ियों को मेरा सलाम कहना। और ये कहकर उसने ये नमक डाल दिया, नमक दे दिया उसको। अब जैसे ही नमक दिया, सफिया उसकी आंखों में आंसू आ गए, कितने बढ़िया लोग हैं, कितने अच्छे लोग हैं। वो अपने देश को याद करता है, भाई ये भी अपने देश दिल्ली को याद करता है कि मैं दिल्ली का था, नमक ही तो जा रहा है, ले जा। नियम टूटते हैं तो टूटते हैं। अब सफिया वहाँ से रवाना हो जाती है, सफिया वहाँ से रवाना होती है। ये पाकिस्तानी कस्टम अधिकारी उनको कहता है कि उनको कहना कि आज भी तुम्हारा लाहौर आबाद है, लाहौर तुम्हारा इंतज़ार कर रहा है। किसके लिए? सिख बीबी के लिए, कि तो चिंता मत करो, ये नमक ही तो है, ले जाओ। अपनत्व की बात की। अब वो नमक लेके गाड़ी में बैठ जाती है, गाड़ी में लाहौर से बैठती है, गाड़ी यहाँ आती है अटारी बॉर्डर के ऊपर, अटारी बॉर्डर के ऊपर। तो यहाँ से जब चल के आती है, पाकिस्तान की पुलिस साथ में होती है, पाकिस्तान की पुलिस साथ में होती है। यहाँ पर पाकिस्तान की पुलिस उतर जाती है। पहले गाड़ी चलती थी, पहले गाड़ी चलती थी, अभी कुछ सालों पहले चलती थी समझौता एक्सप्रेस, अमृतसर से लाहौर, दिल्ली से लाहौर चलती थी समझौता एक्सप्रेस, तो उस समय भी गाड़ी चलती थी। अब वो यहाँ पर अटारी में पाकिस्तान की जो पुलिस वाले हैं वो उतर जाते हैं, भारतीय पुलिस वाले चढ़ते हैं, भारतीय पुलिस वाले चढ़ते हैं और गाड़ी, ये 7 किलोमीटर की दूरी अटारी से अमृतसर के बीच में है। जैसे ही अमृतसर गाड़ी रुकती है, अमृतसर में भारतीय कस्टम अधिकारी, जैसे यहाँ पर कस्टम अधिकारी थे पाकिस्तान के, भारतीय कस्टम अधिकारी कौन क्या लेके आता है, कौन क्या लेके आ रहा है। फिर वो चिंता में पड़ गई, मैं पकड़ी जाऊंगी, और पकड़ी गई तो मेरी इंसल्ट होगी, इज्जत खराब होगी, मेरे ऊपर कोई दंड जुर्माना लगा दिया जाएगा। अब वो फिर मन में विचार करती है कि नहीं, मैं पाकिस्तान से भी चोरी छिपे नहीं लेके आई, और मैं यहाँ चोरी छिपे क्यों लेके आऊँ, मेरा देश है ये तो मेरा देश है, मैं वहाँ भी मेरा देश था, ये भी मेरा देश है, और मैं लेके आई हूँ तो क्या है, नमक ही तो है, मैं चोरी छिपे नहीं। अब वो जैसे ही चेक करता है पुलिस वाला, उस पुलिस वाले का नाम होता है, वो पुलिस वाला जैसे ही चेक करता है, सुनील दास गुप्त, ये तो क्या अधिकारी होता है, कस्टम अधिकारी, वो पुलिस वाले को कहता है चेक करो। पुलिस वाला चेक करता है, उससे पहले ही वो सफिया थैली निकाल कर, ये नमक लेके आई हूँ मैं,
इसके अलावा मेरे कपड़े वगैरह ये नमक। और वो जोर से चल रहा, साहब 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 ये नमक लेके आई, ये नमक लेके आई। इसको पकड़, चल साहब के पास चल, चल साहब के पास चल। अब वो ले जाते हैं। सफिया डरती है कि न जाने अब क्या होगा, न जाने अब क्या होगा। जैसे ही वो साहब के पास लेके जाती है कि ये साहब ये नमक लेके जा रही है, तो साहब उसको पूछते कहाँ से लेके आई, कि लाहौर से लेके आए। बात पूरी हिस्ट्री बता दी इसके लिए। साहब उसको एक तरफ लेके जाते हैं, आओ मेरे पास आओ, बैठो। पुलिस वाला कहते हैं 2 चाय लेके आओ। पुलिस वाला क्या कहते हैं, 2 चाय लेके आओ। अब वो सफिया को पुलिस वाला, भारतीय कस्टम अधिकारी, वो क्या करता है, उसको चाय पिलाता है। इतनी बढ़िया भावना, इतनी अच्छी भावना, इतने अच्छे लोग, किस भावना से वो नमक लेके आई। कस्टम अधिकारी उसको चाय पिलाता है और कस्टम अधिकारी चिंता, वो कहता है मेरा भी वतन ढाका है, मेरा भी वतन, मैं यहाँ नौकरी तो अमृतसर में कर रहा हूँ, पर मेरा वतन कौन सा है, ढाका। ढाका कहाँ है, बांग्लादेश में, अब पहले पाकिस्तानी था 1947 में, यानी मैं भी पाकिस्तान का हूँ। तो अब यहाँ आ गया, यानी पाकिस्तान से वो यहाँ आया था, यानी सब इधर उधर जब गए। अब वो कहता है कि मेरा वतन भी ढाका है, तुम चिंता मत करो, ये नमक वापस रख लो, चाय पी लो। वो कहती है किसको, सिख बीबी को कहते हैं, और आपस में बातें करते हैं कि इसी प्रकार रफ्ता रफ्ता यानी धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। भाई आज तुम नमक लेके आए, कल हमारे इधर से कोई नमक लेके जाएगा। नमक का मतलब ये मातृभूमि प्रेम है, ये भावनाएं हैं एक दूसरे की, जो विस्थापित हैं उन लोगों की भावनाएं हैं उस जमीन विशेष से जुड़ी हुई। क्योंकि जब देश के आज़ाद हुआ, देश के टुकड़े हुए, तो ज़मीन के ऊपर तो लकीर खींच दी, ज़मीन के ऊपर तो लकीर खींच दी, पर दिलों के ऊपर कोई लकीर नहीं खींची है। आज भी जो लोग वहाँ से आए हैं, कुछ हद तक वहाँ पर लोग जाने का प्रयास करते हैं, एक बार जाकर देखे तो सही। उधर के भी लोग एक बार आकर देखे तो सही। पाकिस्तान में भी हज़ारों लाखों लोग हैं जो मेरठ, मुजफ्फरनगर, दिल्ली यहाँ के लोग हैं, और हिंदुस्तान में भी हज़ारों लाखों लोग हैं जो पाकिस्तानी पंजाब, लाहौर, कराची, फैसलाबाद वहाँ के रहने वाले, तो यहाँ आ गए। तो इस प्रकार ये सुनील दास गुप्त कहता है कि आप नमक अंदर रख दीजिए, मैं भी, मेरा वतन ढाका है, और इसी प्रकार देश के, दोनों देश के लोग चलते रहे, प्रेम से रहे, तो रफ्ता रफ्ता सब ठीक हो जाएगा। और वो कहता है कि सिख बीवी को कहना कि आज भी लाहौर तुम्हारा इंतज़ार कर रहा है, आज भी लाहौर तुम्हारा है। ठीक है। तो इस प्रकार ये कहानी एक ऐसे मोड़ पर समाप्त होती है। फिर वो सफिया चली जाती है, सफिया को छोड़ दिया जाता है। तो ये एक छोटी सी कहानी थी, देशभक्तिपूर्ण। देशभक्ति एक नहीं, इसके अंदर मातृभूमि प्रेम झलकता है, विस्थापितों का दर्द झलकता है। विस्थापित हो गए, विस्थापित यानी अंग्रेजी में कहते हैं माइग्रेट, एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थायी रूप से चले जाना, वो विस्थापन। तो विस्थापन का एक अलग ही दर्द होता है, लोग अपनी भावनाओं को छोड़ते नहीं, भूलते नहीं। तो इस प्रकार कहने का मतलब है कि 1947 में जब देश आज़ाद हुआ, तो ये इस प्रकार की विस्थापन की कहानी जो देशभक्ति से ओतप्रोत थी, ये थी अपनी इसके रजिया सज्जाद ज़हीर। आपको जब भी मौका मिले तो गदर पिक्चर देखेंगे, आप कौन सी देखेंगे, गदर पिक्चर देखेंगे, तो उसके अंदर आपको ये दृश्य दिखेंगे, आपकी भावनाएं, आपको लगेगा कि वास्तव में कुछ न कुछ जो माइग्रेट होते हैं, विस्थापित होते हैं, उनकी कुछ भावनाएं होती हैं। अपना सौभाग्य है कि अपन को कहीं जाना आना नहीं पड़ा, पर दुर्भाग्य से जिन लोगों को भी विस्थापन का सामना करना पड़ा, तो बड़ा ही दर्दनाक मंजर था वो। तो एक चीज़ तो ये, दूसरी चीज़, जब भी आपको मौका मिले, जब भी आप सभी को मौका मिले, मैं वीडियो के माध्यम से बता रहा हूँ, आप इस बॉर्डर के ऊपर आप जरूर जाएं, एक बार आप जरूर जाएं बॉर्डर के ऊपर। ये कश्मीर से लेकर गुजरात तक, कश्मीर से लेकर गुजरात तक भारत और पाकिस्तान की बॉर्डर है। यहाँ पर वाघा बॉर्डर जिसे अपन कहते हैं, वास्तव में 18 बॉर्डर है। 15 अगस्त और 26 जनवरी को वैसे तो हमेशा रिट्रीट सेरेमनी होती है, हमेशा ध्वजारोहण होता है और ध्वजा उत्तोलन होता है, दोनों तरफ भारत और पाकिस्तान के झंडे फहराए जाते हैं, एक दूसरे को सलामी देते हैं अपने अपने ध्वज को, और वहाँ पर बहुत ज़बरदस्त परेड और देशभक्ति का गुणगान किया जाता है। हज़ारों लोग प्रतिदिन जाते हैं। तो जब भी आपको मौका मिले जीवन में, एक बार यहाँ जरूर जाएं। इसके पास ही सादकी बॉर्डर है। कौन सा बॉर्डर है?
सादकी बॉर्डर, फाजिल्का के पास, फाजिल्का से करीब 7-8 किलोमीटर दूर सादकी एक स्थान है, वहाँ पर सादकी बॉर्डर है। लक्ष्यकार सर हिंदी वाले के ऊपर तो नहीं, मेरा एक पर्यटन यात्रा चैनल है, उसके ऊपर एक वीडियो बनाया हुआ, मैं जाके आया वहाँ पर, तो सादकी बॉर्डर आप जरूर देखें। पर्यटन यात्रा चैनल आप यहाँ पर मैं लिंक दे रहा हूँ इसमें डिस्क्रिप्शन में, आप जरूर उसको देखें, और सादकी बॉर्डर वो आप जरूर देखें उसको। इसके अतिरिक्त राजस्थान के अंदर लोंगेवाला बॉर्डर, कौन सा बॉर्डर? जैसलमेर से बिल्कुल आगे, तन्नोट माता जी से थोड़ा सा आगे, जैसलमेर से करीब 120 किलोमीटर दूर है लोंगेवाला बॉर्डर, जिसके ऊपर बॉर्डर पिक्चर बनी थी। कौन सी पिक्चर बनी थी? बॉर्डर। और लोंगेवाला के बाद में और अपन आगे चलते हैं तो मुनाबाब खोखरा पार, मुनाबाब जो बाड़मेर के अंदर आए, यहाँ पर भी रेल चलती थी पहले, थार एक्सप्रेस। कौन सी गाड़ी चलती थी? थार एक्सप्रेस। मुनाबाब यहाँ बाड़मेर में आया हुआ, मुनाबाब भारत का लास्ट स्टेशन। ठीक है, अगले कुछ ही दिनों में आपको मुनाबाब का भी वीडियो पर्यटन यात्रा पर मिलेगा, जरूर आप उसको देखिएगा। तो ये बॉर्डर का दृश्य होता था। तो ये थी एक छोटी सी कहानी। अब अपन इस पाठ को पढ़ते हैं, आप सभी इस किताब को पढ़ें और इस कहानी को मद्देनजर रखते हुए, एक देशभक्ति की भावनाओं से ओतप्रोत इस कहानी को आप पढ़ें तो आपको बहुत आनंद आएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख रहे थे लक्ष्यकार सर हिंदी वाले यूट्यूब हिंदी शिक्षण चैनल। इसके साथ ही इसमें कुछ प्रश्न दिए जा रहे हैं, आप इन प्रश्नों को हल कीजिएगा और चलते रहिए हमारे साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।